आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो के अंत में उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। हम पिछले वीडियो में फैराडे का प्रयोग हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख करके ये वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में क्या क्या नियम दिए। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए थे। पहला नियम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला नियम दिया था वो ये दिया था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल्टा फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो धारा बहती है। परिपथ बंद है तो क्या बहती है? धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये दोनों घटनाएं, कौन सी घटनाएं? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यही आपका क्या है? प्रथम नियम है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद होता है तो धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये दोनों घटनाएं, कौन सी दोनों घटनाएं? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होना भी क्या होता है? बंद हो जाता है। पिछले वीडियो में हम फैराडे के प्रयोग के माध्यम से हम आपको बताए थे कि चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, फिर प्रेरित धारा कैसे बहती है। ठीक है, तो अभी आइए हम प्रथम नियम को लिखते हैं। देखिए, अब प्रथम नियम को लिखेंगे कैसे? फैराडे का प्रथम नियम लिखेंगे, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि परिपथ बंद रहती है, तो धारा बहता है, जिसे
प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा कहते हैं। ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। ये दोनों घटनाएं तब तक उत्पन्न होती रहती हैं। कौन सी घटनाएं? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद होता है, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होना भी बंद हो जाते हैं। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। चलिए आइए देखते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आइए देखिए दूसरा नियम क्या है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स, और जब डेल्टा लगा देते हैं तो ये हो जाता है परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक मतलब माइनस दर शब्द जब भी फिजिक्स में आता है तो उसको हर में लिखते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं। और दर का मतलब क्या होता है? समय। दर डेल्टा टी मतलब उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, इसे हम यदि डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक, यदि फेरों की संख्या n हो तो E बराबर हो जाएगा माइनस n डी फाई अपान डी टी।
ई बराबर हो गया माइनस एन डी फाई अपान डी टी। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी एन फाई अपान डी टी, जहाँ एन फाई जो होता है ये होता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। एन फाई क्या होता है? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहीं तक आप लिख देंगे तो काम आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या तो आप डेल्टा लिख दो या तो डी फाई लिख दो। ठीक है, दोनों परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि फेरों की संख्या क्या हो? n हो, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी। ठीक, हाँ, तो ये अब देखिए यहाँ पे माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फाई तो चुंबकीय फ्लक्स है, डेल्टा फाई लिख दिए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। डेल्टा टी का मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में कितने देर में परिवर्तन हो रहा है। बात क्लियर? अब आप देखो माइनस क्या है? माइनस क्या है? ऋण चिन्ह यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की विपरीत होती है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के विपरीत होती है। तो ये आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्लियर हो गए। पहला नियम क्या था? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हुआ तो ये दोनों घटनाएं होना समाप्त हो जाएंगी। ठीक, दूसरा नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम कुछ इस पर आधारित एक या दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछेगा, ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम हम लगा देंगे। क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल n डी फाई अपान डी टी या माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्लियर? यदि आपका प्रेरित धारा पूछता है, क्या पूछता है? प्रेरित धारा I। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को हम वोल्टेज के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो V के जगह हम क्या लिखेंगे? E। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो कैपिटल E के जगह हम लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, I प्रेरित धारा, R क्या है? कुंडली का प्रतिरोध। तो R को इधर लाओगे, वो E अपान R इक्वल्स टू I, तो ये आपका प्रेरित धारा का सूत्र निकल गया। तो प्रेरित धारा I बराबर होता है E बटे R। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज आएगा, तो प्रेरित धारा का हम यही फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल्स टू E अपान R। ओके, ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित न्यूमेरिकल है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 500 फेरों वाली एक कुंडली। 500 फेरों का मतलब क्या? कि n का जो मान है, कैपिटल N का मान कितना दिया है? 500। एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं मीटर स्क्वायर में? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अब क्या करना? 10 से -2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कहीं भी सेंटीमीटर आ जाए
उसको मीटर में बदलना है तो 10 पे -2 से गुणा कर दो। अब ये मत ध्यान दो कि स्क्वायर लिखा है क्यूब लिखा है, ठीक है, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, ये हो गया 10 पे -4 और मीटर का स्क्वायर, ठीक। तो 2 में से 4 गया तो 10 पे -2 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। तभी हमारी फेरों की संख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा रहता है तो ए व बी के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का कोण बनता है, और फिर जब चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाता है वो होता है BA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है 1, तो फाई बराबर क्या हो जाता है BA। क्लियर। इसका भी यूज आएगा, हम बताएंगे आपको यूज कैसे करना है। क्या कह रहा है, जो कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। लंबवत रखी गई है इसका मतलब क्या है कि जो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश A है और चुंबकीय क्षेत्र B है, इनके बीच में कोण कितना है 0 डिग्री, तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा BA। बात क्लियर। फिर कह रहा है कि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है। मतलब पहला जो चुंबकीय क्षेत्र है V1 बराबर दिया है 0.2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में घटकर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0। तो पहला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ1 बराबर होगा B1A, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा B2A। चूंकि B2 का मान क्या आया है 0, तो दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। B2 की जगह 0 रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये क्या था, फैराडे का दूसरा नियम था, जिसमें क्या बताया गया था कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो E बराबर n की वैल्यू है क्या 500, ठीक, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को मैं लिख सकता हूँ φ2 - φ1 अपान डेल्टा टी। क्लियर। अभी हम आपको बताए थे कि φ2 जो होगा वो B2A होगा, और B2 का मान क्या है 0, इसके लिए φ2 का मान क्या हो जाएगा 0, और φ1 का मान होगा B1A। क्लियर। डेल्टा टी का मान है 0.1 सेकंड। तो E बराबर हो गया -500। अब 0 में से इसको घटाओगे तो होगा -BA। 0.1 को क्या करो दशमलव हटा दो। हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब दशमलव इधर से इधर भगाते हैं तो 10 पे जितना डिजिट भगेगा उतना माइनस पावर लगाते हैं, और जब दशमलव को इधर से इधर भगाएंगे जितना डिजिट भगाएंगे उतना प्लस पावर लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमको एक डिजिट इधर भगाना है, तो एक डिजिट भगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर भगाए तो कितना माइनस पावर, एक डिजिट भगाए तो 10 पे -1। क्लियर। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 500, और B1 का मान है 0.2, और क्षेत्रफल का मान कितना है 10 पे -2। नीचे 10 पे -1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 पे +1, 10 पे +1। अब हो जाएगा E = अब जरा यहाँ पे विचार करिए, ये क्या है 500 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10 पे पावर 2 0.2, 10 पे -2 और ये 10। ठीक। तो 10 पे +2 10 पे -2 ये कैंसिल हो जाएगा,
10 का 0.2 में जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और E बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। 5 दूना 10 वोल्ट। क्लियर बात। तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया। फिर कह रहा है कि यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध R बराबर दिया है 10 ओम। फिर क्या निकालिए, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा I बराबर अभी हम आपको बताए थे कि E बटे होता है R। E का मान आया है 10 वोल्ट और R का मान है 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर। तो आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल, जो दूसरा न्यूमेरिकल है पहले से डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कुछ मैथ के फार्मूले सीखने होंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले सीखने होंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं। ठीक, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको शायद ये फार्मूले पता हो, लेकिन बायो के स्टूडेंट इसको देखें और उनको आसानी से मैं फार्मूलों को सिखाऊंगा। कैसे, एक सूत्र होता है d अपान dx x पे n, d अपान dx x पे n। इसको हम पढ़ते क्या है, इसका फार्मूला होता है nx पे n माइनस 1। इसको हम पढ़ते हैं x के सापेक्ष x पे n का अवकलन, x के सापेक्ष x पे n का अवकलन। क्लियर। ये सापेक्ष वाली सिस्टम बदल सकती है। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x का टर्म ही होगा। जैसे मान लो यहाँ t लिख दिए तो यहाँ t होना चाहिए, t पे पावर n, तो फार्मूला बन जाएगा n t पे n माइनस 1। बात क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सपोज करो आप dt, यहाँ आ गया t पे 3 घात, तो t पे 3 घात का मतलब होता है n के जगह 3 है तो ये हो जाएगा 3t, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब 3t, 3 में से 1 गया 2। बात क्लियर। मान लीजिए ऐसे आ गया, t पे 5 आ गया तो ये हो जाएगा 5t पे 4, 5 माइनस 1 5t पे 4। क्लियर बात। सपोज डी बाई डी टी टी स्क्वायर आ गया तो ये क्या होगा, 2t पे 2 माइनस 1 होगा। 2 माइनस 1 का मतलब 1, मतलब t पे पावर 1 और t पे पावर 1 लिखते नहीं है, मतलब हो गया 2t। कैसे हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 2t पे पावर 1 और इसको लिखेंगे 2t, मतलब t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यदि हम t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 2t। क्लियर बात। अब यदि मान लीजिए केवल t का डिफ्रेंसिएशन करना है, केवल t का डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना कैसे 1 आता है, मैं बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, t का डिफ्रेंसिएशन मान लीजिए आपको करना है तो t पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, n के जगह 1, तो n के जगह 1 लिखोगे जब तो 1 t पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 में t का मल्टीप्लाई करोगे, t 1 में से 1 गया 0। तो मैथ में किसी भी संख्या पे यदि घात 0 है, ठीक है ना, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पर यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो ये आप डिफरेंशिएशन देख लिए। अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, c मतलब कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। जैसे d बाई डी टी यहाँ आ जाए 100, इसका क्या होगा 0। d बाई डी टी यहाँ आ जाए 200, इसका क्या होगा 0। मतलब यदि यहाँ t है तो डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ t के फॉर्मेट में कोई संख्या होनी चाहिए। यदि t के फॉर्मेट में कोई संख्या नहीं है तो वो कांस्टेंट मानी जाती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बात क्लियर इतना। ठीक, जैसे देखो x पे n का फार्मूला क्या है, nx पे n माइनस 1, t पे 3 का हो गया 3t स्क्वायर
टी पे 5 का हो गया 5, टी पे 4, टी स्क्वायर का हो गया 2t, केवल t का हो गया 1। बात क्लियर। कांस्टेंट का क्या हो गया 0। एक चीज और आपका आएगा, क्या आएगा, सपोज d/dt हो और यहां लिखा हो 50 t का क्यूब, मतलब कांस्टेंट टर्म भी आया है और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो वाला टर्म भी आया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। टी क्यूब 50 और इसका हो जाएगा 3t का स्क्वायर, अब 50 का 30 में गुणा कर दो तो हो जाएगा 150 t का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस न्यूमेरिकल्स को बताते हैं। क्लियर बात। अब आप देखें, कह रहे हैं 10 ओम प्रतिरोध के, 10 ओम प्रतिरोध मतलब R का मान दिया है 10 ओम। प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन इतना है, मतलब फाई बराबर क्या दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। t बराबर 0.25 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल हमको निकालना है और प्रेरित विद्युत धारा भी निकालना है। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम में हम बताए थे कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या नहीं दिया है तो केवल सिंपल d∅/dt होगा। मतलब ये क्या है, t के सापेक्ष फाई का अवकलन। क्लियर बात। तो सबसे पहले हम फाई का अवकलन करेंगे, फिर हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, d∅/dt। ठीक, तो d/dt, फाई की जो वैल्यू है वो है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक, अभी हम आपको क्या बताएं, t के सापेक्ष अवकलन करना है, t वाला भी टर्म आया है और कांस्टेंट टर्म भी आया है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, d/dt t का स्क्वायर, यहाँ भी कांस्टेंट आ गया, इसको भी बाहर, d/dt t, और ये ऑलरेडी केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है 6। टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2t माइनस, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और इसका क्या होगा 0। तो आपका ये आ गया d∅/dt इक्वल टू 6 दूना 12t माइनस 5। क्लियर बात। लेकिन क्या कहा है, t बराबर 0.25 पर निकालना है, तो d∅/dt हो जाएगा 12 गुणे t का मान कितना है 0.25 माइनस 5। क्लियर बात। अब इसका आप इसमें गुणा करो, 12 × 5 = 60 को 0 हासिल 6, 12 दूना 24 6 30। ठीक है, 30 दशमलव लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। लिखेंगे अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा -d∅/dt। ठीक, तो d∅/dt की वैल्यू क्या आई है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2 वोल्ट, +2 क्या हो गया वोल्ट। तो ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल गया। लेकिन हमको प्रेरित धारा भी निकालना है। ठीक, लिखेंगे प्रेरित धारा I बराबर होता है E/R। E का मान कितना है 2, R का मान आपको दे चुका है 10 ओम, तो 2 1 कम 2, 2 × 5 10, 1/5। ठीक है, 1 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.2 एम्पियर। क्लियर।